हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आवर्त सारणी। ठीक है, तो सुनिए, आवर्त सारणी में कुल कितना तत्व है? 118। 118 तत्व है। कितना तत्व है? 118 तत्व है। ठीक है, 118 तत्व में बताइएगा प्राकृतिक तत्व कितना है और कृत्रिम तत्व कितना है? प्राकृतिक 94, कृत्रिम 24। हाँ, प्राकृतिक तत्व जो है 94 यानी 94 तत्व जो हैं प्राकृतिक हैं और 24 कृत्रिम तत्व हैं। 94 प्राकृतिक तत्व हैं और 24 कृत्रिम तत्व। ठीक है, और टोटल तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो धातु की संख्या बताइए कितना है? तो धातु की संख्या 91 है। धातु की संख्या 91 है। अधातु की संख्या 20। अधातु कितना है? 20 है। और उपधातु कितना है? तो 7। उपधातु की संख्या 7। तो याद रखिएगा टोटल तत्व 118। टोटल 118 जिसको प्राकृतिक और कृत्रिम में बांटा गया। प्राकृतिक कितना? 94 और कृत्रिम कितना? 24। ठीक है, और सभी तत्वों को धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया। धातु की संख्या कितना है? 91 धातु है। और धातु की संख्या कितना है? 20 और उपधातु 7 है। ठीक है, अब सुनिए, धातु जो हैं ठोस के रूप में पाए जाते हैं। धातु ठोस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एकमात्र धातु जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वह कौन सा है बताइए? तो पारा। याद रखिएगा धातु ठोस अवस्था में होते हैं, धातु लेकिन एकमात्र धातु जो कि द्रव अवस्था में है वो है पारा। ठीक है, पारा का संकेत क्या होता है? Hg। तो याद रखिएगा एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वो पारा है। ठीक है, उसके बाद सुनिए, अधातु जो है, अधातु की संख्या कितना है? 20। ठीक है, तो एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में है ब्रोमीन। हाँ, ब्रोमीन। ठीक है, धातु में द्रव अवस्था पारा है, अधातु में द्रव अवस्था ब्रोमीन है। ठीक है, और गैस में कौन कौन आ जाता है? गैस में अगर बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ठीक है, आर्गन, फ्लोरीन, ये सब गैस अवस्था में है। ठीक है, और वहीं बात करें कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब ठोस अवस्था में होते हैं जो कि अधातु होते हैं। तो याद रखिएगा अधातु जो हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अधिकांश गैस पाए जाते हैं, अधिकांश गैस, और एकमात्र द्रव है ब्रोमीन। हाँ, और कुछ अधातु जो हैं ठोस होते हैं। ठीक है, और वहीं धातु की बात करें तो अधिकांशतः ठोस में पाए जाते हैं, एकमात्र द्रव जो है पारा है। उपधातु की संख्या कितना है? 7। उपधातु की संख्या 7 है। इस सातों का नाम याद रखिएगा, पूछता है निम्नलिखित में से कौन उपधातु नहीं है या फिर है। तो सुनिए कौन कौन 7 उपधातु है। बोरोन, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। 7 उपधातु का नाम बताइए। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। क्या है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, आर्सेनिक का संकेत क्या होता है? AS, और एंटीमनी का SB, एंटीमनी का SB, टेलुरियम का PE, टेलुरियम का PE, पोलोनियम का PO, पोलोनियम का PO, और जर्मेनियम का GE, जर्मेनियम G, और सिलिकॉन SI, अब बोरोन B होता है। तो 7 उपधातु याद रखिएगा। आगे बताइएगा मानव निर्मित पहला तत्व।
मानव निर्मित यानी कृत्रिम तत्व बताइए। मानव निर्मित पहला तत्व क्या है? तो टेक्नीशियम। टेक्नीशियम। हाँ, जिसका संकेत TC होता है। क्या होता है? TC। तो मानव निर्मित पहला तत्व क्या है? टेक्नीशियम है। क्या है? टेक्नीशियम। अब आइए, तत्वों को सजाने का क्रम, तत्वों को सजाया गया है। तो पहला वैज्ञानिक जो आए सजाने के लिए, क्या नाम था? डोबेराइनर। हाँ, तत्वों को सजाने के लिए पहला वैज्ञानिक कौन आए थे? डोबेराइनर। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। डोबेराइनर जर्मनी के थे। और डोबेराइनर ने कौन सा नियम दिए? तो त्रिक नियम। त्रिक नियम किसने दिए? डोबेराइनर ने। कब दिए? 1817 में। 17। हाँ, त्रिक नियम डोबेराइनर ने कब दिए? 1817। और किस आधार पे दिए? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे दिए। ठीक है, उसके बाद जो है अगला वैज्ञानिक न्यूलैंड ने। न्यूलैंड कौन सा नियम दिए? अष्टक नियम। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिए हैं। कब दिए हैं? 1865 में। 1865 में। और ये भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पे दिए। परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। हाँ, तो याद रखिएगा, अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड। अष्टक नियम कब दिए? 1865। 1865। और न्यूलैंड कहाँ के थे? इंग्लैंड। न्यूलैंड इंग्लैंड के थे। अगला वैज्ञानिक जो है मेंडलीफ। क्या है? मेंडलीफ। प्रथम बार आवर्त सारणी किसने बनाया? मेंडलीफ। ठीक है, पहली बार आवर्त सारणी किसने दिया? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ। आवर्त सारणी के जनक। और ये कब बनाए थे? तो 1869 में। हाँ, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी कब दिया? 1869। अष्टक नियम कब दिया? 1865। और त्रिक नियम 1817। ठीक है, तो मेंडलीफ जो थे ये कहाँ के थे? रूस के। मेंडलीफ कहाँ के थे? रूस के। तो आवर्त सारणी कब दिया गया है? 1869 में। आवर्त सारणी 1869। तो आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीफ। आवर्त सारणी के जनक। आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था। आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। यानी ये तीनों वैज्ञानिक डोबेराइनर, न्यूलैंड और मेंडलीफ तीनों परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। चौथा वैज्ञानिक जो थे मोजले या मोसले उसको बोलते हैं। तो मोसले जो हैं आधुनिक आवर्त सारणी दिए हैं। क्या दिए हैं? आधुनिक आवर्त सारणी। तो क्वेश्चन पूछता है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? मोसले। और ये किस आधार पे दिए? तो परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, मोसले आधुनिक आवर्त सारणी जो दिए हैं किस आधार पे? परमाणु संख्या के आधार पे। ध्यान रखिएगा, तीनों वैज्ञानिक जो दिए थे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, और एकमात्र मोसले जो हैं परमाणु संख्या के आधार पे दिए हैं तत्वों को सजाने के लिए। और ये कब दिए? आधुनिक आवर्त सारणी कब दिए? 1913 में। 1913। ठीक है, मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी कब दिए? 1913। अब मेंडलीफ 1869। मेंडलीफ 1869। अब मोसले 1913। मोसले 1913। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वैज्ञानिक है डोबेराइनर। कौन सा नियम दिए? त्रिक नियम। कब दिए? 1817 में। किस आधार पे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। ठीक है, तो अब सुनिए डोबेराइनर का त्रिक नियम में इन्होंने क्या कहा? तीन तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाए तो पहली और तीसरी तत्व के परमाणु के औसत भार दूसरे के समान होगा। तो तीनों का गुण क्या होगा? समान होगा। तीनों का गुण समान हो जाए। इसी को बोलते हैं डोबेराइनर नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम। डोबेराइनर का त्रिक नियम में क्या कहा गया? कोई तीन लगातार तत्व है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, तो पहला और तीसरा का औसत, पहला और तीसरा के परमाणु द्रव्यमान का औसत क्या हो जाएगा? हाँ, दूसरा के द्रव्यमान के बराबर हो जाएगा। पहला और तीसरा को जोड़कर 2 से भागा दीजिएगा तो दूसरा परमाणु द्रव्यमान के बराबर आएगा।
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं त्रिक नियम। क्या बोलते हैं? त्रिक नियम। हाँ, तो ये तीनों अगर ऐसा हो जाए, पहला और तीसरा को जोड़कर आधा करने पर अगर दूसरा के बराबर आ रहा है और तो क्या होता है? तीनों का गुण समान होता है, तीनों का गुण समान होता है। इसी को बोलते हैं त्रिक नियम, डोबेराइनर का त्रिक नियम। तो त्रिक सुनिए, त्रिक याद रखिए। त्रिक में कौन कौन आता है देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एक लाइन में याद रखिएगा। पूछता है डोबेराइनर का त्रिक तत्व बताइए कौन है, तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, अब पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। 39 और 7 46, आधा कीजिए 23 हो जाएगा, जो कि सोडियम के बराबर, बीच वाला गया ना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये त्रिक तत्व है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और एक और सुनिए, कैल्शियम, अस्टांशियम, बेरियम। कैल्शियम, अस्टांशियम और बेरियम। बेरियम एकदम रट लीजिएगा। डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है बताइए इसका त्रिक कौन होगा या इसमें कौन त्रिक नहीं है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, और दूसरा ग्रुप कैल्शियम, अस्टांशियम, बेरियम। कैल्शियम, अस्टांशियम और बेरियम, ठीक है, कैल्शियम, अस्टांशियम और बेरियम। एक और है, वो कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो याद रखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम, अस्टांशियम, बेरियम। कैल्शियम, अस्टांशियम, बेरियम। और तीसरा त्रिक जो हो जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये था डोबेराइनर का त्रिक नियम। अगला जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने। और कब दिए? 1865 में। कब दिए? 1865 में। और ये भी किस आधार पे थे? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान। हाँ। और न्यूलैंड ने जो दिए हैं अष्टक नियम, ये संगीत के स्वर पे दिए हैं। किस पे दिए हैं? संगीत के स्वर पे, संगीत के स्वर पे। सारे गामा पादानी कितना होता है? 1 2 3 4 5 2 7, ठीक है। तो संगीत के स्वर पे किसने दिए हैं? न्यूलैंड ने। अष्टक नियम जो दिया गया, संगीत के स्वर पे सारे गामा पादानी, ठीक है। जिस तरह ये स्वर रिपीट करते हैं, उसी तरह तत्व अगर आते हैं तो उसके भी गुण क्या होंगे? समान होंगे। तो सुनिए, इस समय कुल तत्व, न्यूलैंड के समय में कुल कितना तत्व खोजा जा चुका था? 56 तत्व। न्यूलैंड के समय में, अष्टक नियम के समय में कुल कितना तत्व था? 56। और ये 56वां यानी अंतिम तत्व कौन था? थोरियम। 56वां तत्व क्या था? थोरियम। और पहला तत्व क्या था? हाइड्रोजन, ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के समय 56वां तत्व थोरियम और पहला तत्व हाइड्रोजन। लेकिन इसका नियम कितना तक काम करता था? कैल्शियम तक, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है कितना तक काम किया? कैल्शियम तक, ठीक है, कैल्शियम तक ही काम किया, ठीक है। लेकिन अंतिम तत्व कितना था? 56वां तत्व थोरियम और पहला तत्व हाइड्रोजन, ठीक है। यह सिर्फ हल्का तत्व के लिए पालन करता था। न्यूलैंड का अष्टक नियम याद रखिएगा, केवल हल्का तत्व के लिए काम करता था। न्यूलैंड का अष्टक नियम किस पे काम कर रहा था? हल्का तत्व के लिए काम कर रहा था, भारी तत्व पे काम नहीं कर रहा था, भारी तत्व पे काम नहीं कर रहा था। इसके समय तक अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, याद रखिएगा। न्यूलैंड के अष्टक नियम टाइम तक अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था, ठीक है, अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा, ये जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम संगीत के स्वर पे आधार पे था। जिस तरह सारे गामा पाधा नी, फिर सारे गामा पाधा नी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। इसके बाद आता है पोटेशियम, कैल्शियम। तो क्या हो रहा है? ये रिपीट करेगा, ठीक है। हर 7 के बाद क्या करेगा? ये रिपीट करेगा। जैसे स्वर रिपीट करता है उसी तरह इसका गुण भी रिपीट करता है। तो ये था अष्टक नियम, ठीक है। किसका था अष्टक नियम? न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक है। अब सुनिए, तो ये 20 तक ही पालन किया। कहाँ तक पालन किया? 20 तक,
कैल्शियम तक ही पालन किया, कैल्शियम तक पालन किया। स्कैंडियम के बाद इसका काम नहीं करने लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा वैज्ञानिक जो आए थे मेंडलीफ। ठीक है, क्या था? मेंडलीफ। मेंडलीफ का पूरा नाम क्या था? दमित्री इवानोविच मेंडलीफ। दमित्री इवानोविच मेंडलीफ। हाँ, और ये कहाँ के थे? रूस के। मेंडलीफ रूस के थे और ये भी कैसे सूर्याए थे? तो परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे सूर्याए थे। तो मेंडलीफ के समय बताइए कुल तत्व कितना ज्ञात था? मेंडलीफ के समय में कुल तत्व 63 थे। मेंडलीफ के टाइम में कुल तत्व 63 और न्यूलैंड के समय में 56। तो मेंडलीफ के समय में कुल तत्व 63 थे और 63वां तत्व क्या था? यूरेनियम। 63वां तत्व यूरेनियम। और न्यूलैंड के समय में 56वां तत्व थोरियम। तो मेंडलीफ के समय में 63वां तत्व यूरेनियम है। तो आवर्त सारणी का जनक, आवर्त सारणी का जनक कौन है? तो मेंडलीफ। आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ। और ये आवर्त सारणी कब दिए? 1869 में। कब दिए? 1869। आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? आवर्त कहलाता है। आवर्त सारणी में क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त। ठीक है, और मेंडलीफ में कुल वर्ग कितना था? 7। आवर्त कितना था? पहले आवर्त बताइए। आवर्त 7। ठीक है, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितना था? 7। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं? वर्ग। ऊर्ध्वाधर रेखा को वर्ग। और कुल वर्ग कितना था? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, कुल आवर्त 7 है। और वहीं बात करें वर्ग की संख्या कितनी है? 9। तो 9 है। तो याद रखिएगा मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 वर्ग है। ठीक है, मेंडलीफ समस्थानिक के बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाया। समस्थानिक के बारे में मेंडलीफ नहीं बताया। समस्थानिक के बारे में मेंडलीफ नहीं बता पाया। तो मेंडलीफ के अनुसार, ठीक है, मेंडलीफ के अनुसार कुछ अज्ञात तत्व भी बताए थे, ये भविष्यवाणी किए थे। तो कुछ अज्ञात तत्व, जो कि 3 तत्व, अज्ञात तत्व जो था, एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। किसने दिया था? मेंडलीफ ने। मेंडलीफ जो है कुछ अज्ञात तत्व खोजे थे जिसका नाम था एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। क्या क्या था? एका बोरोन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन। ठीक है, जिसको बाद में एका बोरोन का क्या नाम दिया गया? स्कैंडियम। एका बोरोन को स्कैंडियम, जिसका संकेत Sc है। एका बोरोन को स्कैंडियम, एका बोरोन को स्कैंडियम। और एका एल्युमिनियम को बाद में क्या नाम रखाया? गैलियम। एका एल्युमिनियम, गैलियम। ठीक है, एका एल्युमिनियम, गैलियम। हाँ, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम गल जाता है, ऐसे करके याद रखिए। एल्युमिनियम, गैलियम, एल्युमिनियम, गैलियम। गैलियम। गैलियम का संकेत क्या होता है? तो Ga। ठीक है, और एक है एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन। तो एका सिलिकॉन को क्या बाद में नाम पड़ा? जर्मेनियम। एका सिलिकॉन को तो जर्मेनियम का संकेत Ge और गैलियम का Ga। ठीक है, तो याद रखेगा एका सिलिकॉन को जर्मेनियम और एका एल्युमिनियम को गैलियम। आगे सुनिए, मेंडलीफ ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए भी खाली स्थान भी रखा। ठीक है, तो कुछ अज्ञात तत्व भी खोजें और ये खाली स्थान भी। आवर्त सारणी में खाली स्थान किसने छोड़ा था? मेंडलीफ ने। ठीक है, खाली स्थान मेंडलीफ ने छोड़ा था। उसके बाद देखिए कौन सा वैज्ञानिक आया? मोसले। कौन आया? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसले। और ये आधुनिक आवर्त सारणी कब दिए? 1913 में। मोसले ने कब दिए? 1913 में। और ये किस पे आधारित था? परमाणु संख्या पर। ठीक है, हाँ, सिर्फ इसी का, मोसले का ही सिर्फ परमाणु संख्या पर आधारित है। बाकी जितने वैज्ञानिक इसके पहले थे सभी के सब परमाणु द्रव्यमान पर। आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त 7 और कुल वर्ग कितने? 18। कुल वर्ग कितने? 18। तो कुल आवर्त 7 हैं और कुल वर्ग 18 है आधुनिक आवर्त सारणी में। तो परमाणु संख्या का खोज किसने किया?
मोसले ना। परमाणु संख्या का खोज मोसले मोसले परमाणु संख्या का खोज किसने किया? मोसले ने मोसले ने। ठीक है, अब सुनिए, तो परमाणु संख्या का खोज किसने किया? मोसले मोसले। तो सुनिए, हम लोग KLMN जितना तत्व को जो है परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या को कक्षा में कैसे बांटते हैं? KLMN कक्षा का नाम क्या दिया गया? हाँ, पहले तो नाभिक होता है और देन उसके बाद क्या होता है? पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। तो पहला कक्षा को K, दूसरा कक्षा को L, तीसरा को M, चौथा को N। ठीक है, और सब में कितना कितना परमाणु रह सकता है, कितना कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो वो कौन बताता है? 2n²। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहने का क्षमता 2n²। जैसे K पहला कक्षा है, K पहला कक्षा यानी n का मान 1, तो 2n² में 1 रखिएगा, सॉल्व करके 2 आएगा, यानी K उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है? 2। उसी तरह K के बाद L होता है, यानी n का मान 2, फॉर्मूला में रखिए 2n² में, तो निकलेगा 8। कितना निकलेगा? 8। यानी L उप कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उसी तरह M बराबर 3 होता है, तो 3 को 2n² में रखिए तो 18। तीसरे कक्षा में मैक्सिमम कितना रख सकता है? 18। उसी तरह N बराबर 4 होता है, ठीक है, तो ये चौथा कक्षा में 32 निकल जाएगा। तो KLMN पहला कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 18, चौथा में 32। ठीक है, चौथा में 32। और इसको उप कक्षा में अगर बांटा जाए, कक्षा को उप कक्षा में, तो SPDF तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जो है, और उसमें कौन सा उपकक्षा आएगा? S उपकक्षा। क्या आएगा? S उपकक्षा। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें कौन सा उपकक्षा आ जाएगा? SP तक आ जाएगा। तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या आ जाएगा? D तक। ठीक है, और चौथा कक्षा होता है 32, जिसमें F। तो याद रखिएगा SPDF। पहला कक्षा में S उपकक्षा आएगा, दूसरा कक्षा में P उपकक्षा, तीसरा में D उपकक्षा, और चौथा कक्षा में F उपकक्षा। ठीक है, सबका वैल्यू भी है। S उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है? तो 2। S उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। P उपकक्षा में मैक्सिमम कितना? 6। P उपकक्षा में मैक्सिमम कितना? और D उपकक्षा में 10, और F उपकक्षा में 14। ठीक है, 2, 6, 10, 14, 4 के अंतराल है, 2, 4, 6, 6, 4, 10, 10, 4, 14। तो SPDF में 2, 6, 10, 14। ठीक है, तो सुनिए, पहला कक्षा K होता है, पहला कक्षा K वो कितना से कितना वर्ग में आएगा? टोटल अभी हम लोगों ने कितना वर्ग पढ़ा है? 18 वर्ग होता है आधुनिक आवर्त सारणी में, 18 वर्ग। तो 1 और 2, 1 से लेकर 2 वर्ग को क्या बोलते हैं? 1 से लेकर 2 वर्ग को क्या बोलेंगे? पहला कक्षा आएगा। ठीक है, पहला कक्षा जो होता है 1 से लेके 2 वर्ग, जिसको हम S उपकक्षा बोलते हैं। हाँ, पहला और दूसरा वर्ग जो है S ब्लॉक में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? S ब्लॉक। कितना आ जाएगा? पहला और दूसरा S ब्लॉक। और वहीं बात करें तीसरा और 12वां, तीसरा और 12वां, तीसरा से लेकर 12वां D ब्लॉक आता है। तीसरा से 12वां D ब्लॉक। ठीक है, पहला और लास्ट। अब बीच में जो आता है 13 से 18 वो P ब्लॉक। 13 से 18 P ब्लॉक। ठीक है, 13 से 18 P ब्लॉक। और तीसरा वर्ग जो है वो आता है F ब्लॉक। तीसरा जो आएगा वर्ग वो क्या होगा? F ब्लॉक। ठीक है, तीसरा में कौन आता है? एक होता है लेंथेनियम और लेंथेनियम ग्रुप, और एक होता है एक्टिनियम ग्रुप। ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। हाँ, और ये किस में आ जाता है? तीसरा वर्ग में। तो याद रखिएगा, पहला और दूसरा वर्ग को S ब्लॉक, पहला और दूसरा S ब्लॉक, पहला दूसरा और तीसरा 3 से 12वां तक 3 से 12वां D ब्लॉक, 3 से 12वां और 13 से 18 P ब्लॉक, 13 से 18 और सबसे नीचे जो रहता है तीसरा वर्ग जो होता है F ब्लॉक। तीसरा वर्ग जो होता है F ब्लॉक। तो सुनिए,
तीसरा वर्ग में वो दो बाटा होता है, एक लेंथेनाइड होता है, एक एक्टिनाइड होता है, ठीक है। La लेंथेनम तत्व होता है। La क्या होता है? लेंथेनम। लेंथेनम तत्व होता है जिसका परमाणु संख्या 57। La लेंथेनम, La लेंथेनम परमाणु संख्या कितना होता है? 57। किस ब्लॉक में आएगा ये? डी में डी ब्लॉक। सेपरेट होता है। हाँ, सेपरेट होता है। ये डी ब्लॉक में आता है, बट उसको उठा के क्या कहता है? नीचे एफ ब्लॉक में, ठीक है। ये लेंथेनम जो आएगा डी ब्लॉक में आएगा। लेंथेनम किस में आएगा? डी ब्लॉक का तत्व है। डी ब्लॉक का तत्व है और ये वर्ग 3 में है। आवर्त 6, आवर्त 6। लेकिन लेंथेनॉइड समूह, पूरा समूह की बात करें तो ये किस में आ जाएगा? एफ ब्लॉक में। किस में आ जाएगा? एफ ब्लॉक में, जो कि 58 से 71 तक होता है। 58 से हाँ, 58 से 71 तक। तो याद रखिएगा, लेंथेनॉइड समूह की बात करें तो लेंथेनॉइड समूह जिसका परमाणु संख्या 58 से 71, 58 से 71 ये एफ ब्लॉक में आता है। किसमें? F ब्लॉक। एफ ब्लॉक वर्ग 3, एफ ब्लॉक वर्ग 3। तो याद रखिएगा, लेंथेनम तत्व डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, लेंथेनम तत्व डी ब्लॉक। डी ब्लॉक जिसका परमाणु संख्या 57, ठीक है। और लेंथेनाइड समूह बोलेगा तो एफ ब्लॉक जो कि 58 से 71, ठीक है। उसी तरह देखिए एक्टेनम का परमाणु संख्या, एक्टेनम का संकेत AC होता है। एसी एक्टेनम का संकेत AC जिसका परमाणु संख्या 89। परमाणु संख्या क्या होता है? 89। एक्टेनम का परमाणु संख्या 89। और ये भी आता है डी ब्लॉक वर्ग 3, डी ब्लॉक वर्ग 3 और आवर्त 7, आवर्त 7, ठीक है। और वहीं अगर बात करें एक्टिनोइड समूह, एक्टिनोइड समूह तो एक्टिनोइड समूह एफ ब्लॉक में आता है। एक्टिनोइड समूह एफ ब्लॉक और ये कहाँ से कहाँ तक होगा? 90 से 103। 90 से 103। एक्टिनोइड समूह 90 से 103, 90 से 103 वर्ग 3 आवर्त 7, वर्ग 3 और आवर्त 7। तो हाँ, याद रखिएगा, लेंथेनम परमाणु और लेंथेनॉइड समूह, ठीक है। और एक्टेनम और एक्टेनॉइड समूह, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इस क्लास को इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक डिटेल के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए।